सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश शांति समझौते के लिए जाता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। एल.के. अडवाणी जी पार्लियामेंट में कहते हैं, शास्त्री जी के डेथ के समय ये धर्मा तेजा भी वहीं ताशकंद में था। पेट में कट के निशान हैं, शरीर फूली हुई है, गर्दन के पीछे एक छेद है जहां से खून बाहर आ रहा है और जो उनकी टोपी है वो पूरी तरह खून से लथपथ है। 1970 वाज शास्त्री मर्डर नाम की एक बुक आती है। इसके राइटर दया भाई पटेल, शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये हैं कौन। साल 1947 देश को आज़ादी मिलती है और उसी टाइम के यूनाइटेड प्रोविंस के जो सीएम होते हैं गोविंद वल्लभ पंत, उस टाइम किसी प्रोविंस के हेड को सीएम ना बोलकर प्रीमियर बोला जाता था और जितनी भी एरिया थी वो प्रोविंसेस में बटी हुई थी। जैसे कि बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी, वैसे ही थी यूनाइटेड प्रोविंस। आज के टाइम में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया है ये यूनाइटेड प्रोविंस में आता था। तो सीएम के कैबिनेट के अंदर जो पुलिस एंड ट्रांसपोर्टेशन वाली मिनिस्ट्री होती है वो संभाल रहे होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। स्टेट के पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हैं ये, और इसी दौरान पहली बार महिला कंडक्टर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेकर आते हैं। पार्टीशन के टाइम बहुत से राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं और उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर भी शास्त्री जी ही होते हैं। उस टाइम भारत में पहली बार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए शास्त्री जी पुलिस को ऑर्डर देते हैं लाठी चार्ज की जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल करने को। पार्टीशन के बाद लाखों लोग इंडिया में आते हैं और बहुत से लोग अभी के उत्तर प्रदेश वाले एरिया में सेटल्ड होते हैं और इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से शास्त्री जी और उनकी मिनिस्ट्री हैंडल करती है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पावर में लाया जाता है और अगले ही साल 51 में जाकर शास्त्री जी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। फिर 1951-52 के टाइम में देश में पहला लोकसभा इलेक्शन होता है और उसके रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी पावर में आती है और मई 1952 में जाकर भारत की पहली कैबिनेट बनती है जिसको लीड कर रहे होते हैं नेहरू जी, और शास्त्री जी को रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन वाली जो मिनिस्ट्री थी वो सौंपी जाती है। शास्त्री जी के रेलवे मिनिस्ट्री के दौरान दो बड़े ट्रेजिक इंसिडेंट होते हैं। जो पहली इंसिडेंट है वो अगस्त 1956 में हैदराबाद के महबूब नगर में होती है। इस एरिया में एक ब्रिज होता है। 2 अगस्त की आधी रात को एक ट्रेन उस ब्रिज से क्रॉस कर रही होती है और उसी टाइम ब्रिज के साथ पूरी ट्रेन नदी में गिर जाती है और इस एक्सीडेंट में 125 लोग मारे जाते हैं। शास्त्री जी पूरी एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपना रेजिग्नेशन पीएम ऑफिस में देते हैं और उस टाइम नेहरू जी त्यागपत्र लेने से मना कर देते हैं। पर इस एक्सीडेंट के लगभग 3 महीने हुए ही थे, फिर से एक बड़ी इंसिडेंट हो जाती है। इस बार तमिलनाडु के एक एक्सप्रेस ट्रेन नदी से गुजर रही होती है और बाढ़ आने के कारण ब्रिज समेत ट्रेन नदी में गिर जाती है और इस बार लगभग 110 लोग इंजर्ड होते हैं और 154 लोग मारे जाते हैं। लगातार इस 2 बड़े इंसिडेंट के कारण शास्त्री जी फिर से अपना रेजिग्नेशन लेटर पीएम को देते हैं और इस बार नेहरू जी लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं और दिसंबर 1956 को शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर देते हैं। फिर 3 साल बाद जाकर 1959 में शास्त्री जी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए अपॉइंट किया जाता है और लगभग 2 साल इस सेक्टर में काम करने के बाद फिर जाकर 1961 में तभी के जो करंट होम मिनिस्टर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो होम मिनिस्ट्री खाली होने के कारण शास्त्री जी को होम मिनिस्टर के लिए चुना जाता है और अगले ही साल 1962 में भारत और चाइना की वॉर हो जाती है और इस वॉर में चीजें भारत के अकॉर्डिंग होती नहीं है और भारत का इस वॉर में बहुत नुकसान होता है। तो इन सब चीजों के कारण 1963 में भारत के कैबिनेट के 6 मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, जिसमें से होम मिनिस्ट्री यानी शास्त्री जी भी एक होते हैं। पीएम नेहरू भी रिजाइन करते हैं लेकिन कांग्रेस कमेटी उनका त्यागपत्र एक्सेप्ट करती नहीं है।
मई 27, 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के अंदर बहुत से डिस्कशन और इंटरनल पॉलिटिक्स के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। 19 महीने के छोटे से कार्यकाल में शास्त्री जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे कि उस टाइम देश में खाने की किल्लत होने के कारण ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट और फिर जाकर व्हाइट रेवोल्यूशन और डेयरी सेक्टर में काम किया जाता है। ये जितनी भी चीजें हैं ये शास्त्री जी के कार्यकाल में ही होती हैं, जो आज के टाइम में भी रिलेवेंस रखती हैं। 1962 वाली जंग के नुकसान के बाद और 1964 में चाइना के न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद इंडिया की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम इन्हीं के एरा में स्टार्ट होती है। सभी एरिया में डेवलपमेंट होती है और 62 वाली जंग से देश उभर ही रहा होता है। तभी अगस्त 5, 1965 को लगभग 33,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर कश्मीर में घुस जाते हैं और पाकिस्तान इस ऑपरेशन को नाम देता है ऑपरेशन गिब्राल्टर। पर पाकिस्तान किसी अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ आता नहीं है। उसकी स्ट्रेटजी एक कल्पना में टिकी हुई थी कि इंडिया भी 62 वाले जंग से उभरा नहीं है, तो अभी सही मौका है इन पे अटैक करने का। तभी के जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, उनका कहना था अगर सही समय और जगह पर 2-4 कठोर प्रहार को हिंदू मनोबल झेल नहीं पाएगा। 15 अगस्त को इंडियन आर्मी सीज फायर लाइन क्रॉस कर अच्छी तरीके से जंग में उतरती है और इंडियन फोर्स 3 क्रिटिकल माउंटेन पॉइंट को कैप्चर करती है, जिसमें से हाजी फिर पास ये जो पॉइंट था, ये जो कश्मीर एरिया क्लेम करती है, उसके 8 किलोमीटर अंदर वाली टेरिटरी में था। इंडियन आर्मी उसे कैप्चर कर लेती है। पाकिस्तान के जितने भी कैलकुलेशन होते हैं सभी गलत प्रूफ होते हैं। तो ये जो ऑपरेशन गिब्राल्टर होता है ये अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में बुरी तरीके से नाकामयाब होता है। एक ऑपरेशन फेल होने के बाद पाकिस्तान सितंबर 1 को फिर एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन ग्रैंड सलाम। इस बार पाकिस्तान जम्मू के इंडियन आर्मी बेस पे अटैक करता है। थोड़ी समय के लिए पाकिस्तान को वॉर में एडवांटेज भी मिलती है, लेकिन जैसे ही इंडियन एयर फोर्स उतरती है पूरी पाकिस्तानी सेना को लाहौर तक खदेड़ देती है और पाकिस्तान का ये भी ऑपरेशन ग्रैंड सलाम गंदी तरीके से फेल हो जाता है। फिर जाकर 23 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर लगाया जाता है और ऑफिशियली वॉर एंड होती है। इस जंग के बाद सोवियत यूनियन दोनों ही देशों को ताशकंद बुलाती है एक न्यूट्रल वेन्यू पे, जहाँ पे इन दोनों देशों के बीच एक पीस एग्रीमेंट करवाया जाए। ये जो ताशकंद है ये अभी के समय में उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी है। जनवरी 4, 1966 को शास्त्री जी ताशकंद पहुंचते हैं। पहले जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक होटल के ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन हो, मेडिकल की जितनी फैसिलिटीज होती हैं, क्योंकि पास्ट में हार्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम रह चुके थे शास्त्री जी के, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सारी सुविधाएं की गई थी। पर लास्ट मोमेंट में जो मॉस्को की इंडियन एम्बेसी होती है, वहाँ के एक सीनियर ऑफिसर उस होटल को चेंज कर एक विला कर देते हैं। ये जो विला था वो उस होटल से 250 यार्ड की दूरी में ही होती है और कुछ 4-5 खास लोग ही शास्त्री जी के साथ उस विला में ठहरते हैं, जिसमें से सिक्योरिटी ऑफिसर आर कपूर, शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर RN चूग, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी MM शर्मा और शास्त्री जी के एक पर्सनल कुक होते हैं रामनाथ, जो उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। बस इतने ही लोग शास्त्री जी के साथ उस विला में ठहरते हैं। 10 जनवरी 1966 को सारे मुद्दों पे बात करने के बाद शाम के लगभग 4 बजे दोनों ही देश ताशकंद समझौते पर साइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद वहाँ शाम में एक ऑफिशियल डिनर होता है, एक छोटी सी पार्टी कह सकते हैं। फिर ये हो जाने के बाद लगभग रात के 10 बजे शास्त्री जी अपने विला में वापस आ जाते हैं। उन्होंने पार्टी में प्रॉपर डिनर किया नहीं था, तो वो अपने कुक को कुछ हल्का बनाने को बोलते हैं। लेकिन उस रात खाना रामनाथ ना बनाकर एम्बेसी के जो एम्बेसडर होते हैं TN कॉल, उसके पर्सनल कुक जान मोहम्मद, वो शास्त्री जी के लिए उस रात खाना बनाते हैं। खाना खाने के बाद 10:20 में शास्त्री जी दिल्ली कॉल कर अपने घर वालों से बात करते हैं। फिर 11:30 बजे के आसपास वही कुक जान मोहम्मद शास्त्री जी को एक गिलास दूध ला कर देता है। शास्त्री जी वो पीते हैं। बहुत जगह ये मेंशन है कि वो अपने आखिरी समय में इसी दूध के गिलास की तरफ इशारा कर रहे थे। और 12:30 बजे कुछ मीडिया वाले आते हैं तस्वीर वगैरह लेने के लिए। ये उनकी आखिरी तस्वीर है। वो अपने कमरे में टहल रहे हैं। लगभग 1 बजे तक वो अपने कमरे में अकेले रह जाते हैं और 1:20 में वो अपने कमरे से निकलते हुए अगले ही कमरे में जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनको सिक्योरिटी ऑफिसर आर कपूर, प्राइवेट सेक्रेटरी JN सहाय और पर्सनल असिस्टेंट MM शर्मा ये लोग होते हैं। वे लोग पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं क्योंकि अगले ही दिन इंडिया वापस निकलना था। शास्त्री जी सीधा अपने कमरे से निकल कर जाते हैं, बस डॉक्टर बोलते हैं और वापस अपने कमरे में आकर अपने बेड पर लेट जाते हैं और अपने हाथ को अपने सीने पर रखकर बहुत खांस रहे होते हैं। जो MM शर्मा होते हैं दौड़कर डॉक्टर चुग को बुला कर लाते हैं। वो उनकी कंडीशन वगैरह देखते हैं, एक इंजेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन कंडीशन में कुछ सुधार आ नहीं रही होती है। बगल में एक रशियन डॉक्टर भी होती हैं, वो भी आती हैं, वो भी चेकिंग वगैरह करती हैं, लेकिन तब तक शास्त्री जी के पल्स जा चुके थे। और ताशकंद के समय के अनुसार
1:32 में शास्त्री जी का निधन हो जाता है। सुबह होती है, ये तस्वीर देखिए। एक तरफ सोवियत यूनियन के प्रीमियर एलेक्सी कोसिगिन हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान। यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी में ताशकंद का एयरपोर्ट है और लगभग 9:30 बजे सोवियत एयरक्राफ्ट में शास्त्री जी का शव लेकर भारत के लिए निकलते हैं और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे के आसपास का समय लगता है और इंडिया के टाइम के अनुसार 2:31 में दिल्ली के पलाम एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। अभी जिसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वही एयरपोर्ट। ये तस्वीर उनके शव को उतारा जा रहा है और उनके परिवार के साथ 1-2 तस्वीरें हैं। ये तस्वीर में उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी हैं और दूसरी तस्वीर में उनके बड़े बेटे हरिकृष्ण शास्त्री जी बगल में बैठे हुए हैं। और 13 जनवरी को उनकी आखिरी यात्रा 10 जनपद, जहां उनकी ऑफिशियल रेसिडेंस होती है, वहां से विजय घाट की तरफ निकलती है और दोपहर के 12:30 बजे यमुना नदी के किनारे विजय घाट में उनके बड़े बेटे के द्वारा उन्हें आग दिया जाता है। 1970 में एक छोटी सी बुक मार्केट में आती है, वाज शास्त्री मर्डर्ड। ये बुक को लिखने वाले थे दया भाई पटेल। पता नहीं आपको अंदाजा है भी कि नहीं, ये जो दया भाई पटेल हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के इकलौते बेटे हैं। उन्होंने अपने बुक में शास्त्री जी की डेथ का कारण सोवियत यूनियन की स्पाई एजेंसी केजीबी को ठहराया था। उन्होंने अपने इस बुक में लिखा है कि आखिरी समय तक ऐसा लग नहीं रहा था कि भारत ताशकंद समझौते पर साइन करेगा। शास्त्री जी साइन करने के पक्ष में नहीं थे और सोवियत यूनियन पहली बार इस तरह की पीस एग्रीमेंट करवा रही थी। अगर ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो पूरी दुनिया में इनकी थू-थू होती। तो इन्होंने शास्त्री जी पे थोड़ा प्रेशराइज कर समझौते पर साइन करवाया। लेकिन फिर शास्त्री जी जब इंडिया आते हैं तो कभी ना कभी वो तो बता ही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जो एक्चुअली शास्त्री जी के साथ हुआ। अगर साइन करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है तो सब सही हो जाएगा। पार्लियामेंट में सबसे पहले 14 फरवरी 1966 में सवाल उठता है और ये सवाल उठाने वाले होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उनके जवाब में पहली बार गवर्नमेंट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है। उसमें लिखा था कि 10-11 तारीख के रात को देखकर लगता है कि शास्त्री जी की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक है। और उस स्टेटमेंट के नीचे 5-7 डॉक्टर के साइन थे, जिसमें से डॉक्टर चुग भी थे। फिर से अटल जी सवाल उठाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि प्रेस में आ रहा है कि शास्त्री जी ने अपने आखिरी समय पे दूध का गिलास लिया था, उस दूध के गिलास में कुछ मिलाया गया था। सरकार इस चीज को भी किसी प्रकार से एक्सप्लेन कर बात वहीं खत्म कर देती है। फिर जाकर 1970 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट TN सिंह, जो शास्त्री जी के बचपन के मित्र भी होते हैं, वो एक सवाल उठाते हैं कि मोहम्मद जान जो उस रात शास्त्री जी के लिए खाना बनाया था वो कहाँ है। ना तो वो हिंदुस्तान में है, ना ही उसकी पोस्टिंग रशिया में है, तो वो है कहाँ। और एक MP महावीर प्रसाद भागरा ने एक बड़ा सवाल उठाया। इन्होंने सरकार पर एलिगेशन लगाए कि जब रशियन गवर्नमेंट पोस्टमार्टम के लिए ऑफर कर रही थी तो भारत सरकार ने मना किया है। फिर जाकर अप्रैल 4, 1970 को सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आती है और शास्त्री जी की मौत को नेचुरल बताया जाता है। कहते हैं कि इसमें कोई सस्पेशन होना ही नहीं चाहिए और सरकार को इस चीज पे कोई सस्पेशन नहीं है, तो हम इंक्वायरी की डिमांड को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। फिर अक्टूबर 4, 1970 को शास्त्री जी की वाइफ ललिता शास्त्री जी एक हिंदी के मैगजीन में अपना इंटरव्यू देती हैं। उन्होंने बताया कि जब उनकी बॉडी को एयरपोर्ट में लाया गया तो उनकी पूरी बॉडी काली पीली पड़ी हुई थी। किसी भी फैमिली मेंबर को उनके बॉडी के पास जाने नहीं दे रहे थे। जब उनके बड़े बेटे उनके बॉडी के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि इनकी बॉडी इस प्रकार क्यों है, तो किसी ने चंदन का लेप उनके पूरे चेहरे पर लगा दिया। फिर वो उनकी बॉडी के बारे में बताती है। पेट में कट के निशान थे, बॉडी फूली हुई थी, गर्दन के पीछे एक छेद था जहाँ से खून आ रहा था और उनकी पूरी टोपी खून से लथपथ थी। फिर सरकार इस इंटरव्यू के बाद एक रिपोर्ट लाती है। वो बताती है कि ये जो बॉडी काली पीली पड़ गई थी, इसका कारण एम्बाल्मिंग है। डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एम्बाल्मिंग की जाती है और उसके बाद आज तक पार्लियामेंट में शास्त्री जी की मौत पर कोई बात नहीं हुई है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन 2 थ्योरी मैं बताता हूँ आपको। पहली तो ये है कि उस टाइम एक व्यक्ति था धर्मा तेजा नाम का। एक्चुअली एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, लेकिन इसे उस टाइम का ललित मोदी और माल्या कहा जाता था। ये लंदन के एक पार्टी में नेहरू जी से मिलता है। वहाँ वो उनसे इंडिया में एक शिपिंग कंपनी खोलने की रिक्वेस्ट करता है और वो इंडिया में एक अपनी शिपिंग कंपनी खोलता है, लेकिन एक स्कैंडल में पकड़ा जाने के कारण यहाँ से भाग जाता है। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो इसे बुलाते हैं। एक्चुअली शास्त्री जी को इसके कुछ काम सही लग नहीं रहे थे। बाद में शास्त्री जी के कुछ एक्शन लेने पर ये जेल भी जाता है। तो एक बार LK आडवाणी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि शास्त्री जी के डेथ के टाइम ये धर्मा तेजा भी वहीं ताशकंद में होता है। एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज नारायण जी की तरफ से है। ये एक बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं। ये भी गांधी जी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट में थे। ये कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को मरवा दिया गया, उनकी जान ले ली गई उन लोगों के जरिए जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाहिशदार थे। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री सर्वप्रथम इसमें आती हैं।
क्योंकि यह प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा करती थी, ये तो हमारा रसोईदार है। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। आइए हम सब इसका प्रयास करें